आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल करता है, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड इन्फ्लेशन। डोंट वरी, अच्छे से समझ आएगा, कंप्लीट क्लैरिटी से समझ आएगा, मेरी अश्योरेंस है आपको। स्टार्ट करते हैं। आप एक मिनट के लिए ये सोच के देखो कि 2024 में आपके पास 100 रुपीज थे। आप चॉकलेट लेने गए मार्केट में, एक चॉकलेट 10 रुपए की थी, तो आपने 10 चॉकलेट्स खरीद ली। तो आपके पास जो 100 रुपए थे उससे आप 10 चॉकलेट खरीद पाए। लेकिन 2025 में आपके पास अगर सेम 100 रुपीज थे और आप चॉकलेट लेने मार्केट गए, तो अब चॉकलेट का प्राइस बढ़ चुका था और अब वो 20 रुपीज की एक थी। तो आपने 100 रुपीज दे के चॉकलेट खरीदी, पर क्योंकि 20 रुपीज की थी तो अब आप 10 नहीं बल्कि 5 चॉकलेट्स ही खरीद पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर आप देखो तो पहली बात, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर दिखता है कि चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, चॉकलेट का प्राइस बढ़ना एक चीज है कि वो 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गई, पर आप थोड़ा सा और एनालिटिकल नजरिए से देखो। 100 रुपीज में अगर आपको लास्ट ईयर 10 चॉकलेट्स मिल रही थी, तो वही 100 रुपीज में आज आपको 5 चॉकलेट्स मिल रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके 100 रुपीज जो थे लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर में अब वो कमजोर हो गए, वीक हो गए। क्योंकि अगर लास्ट ईयर उसी 100 रुपीज से आपको बेसिकली 10 चॉकलेट्स मिल रही थी, तो आज उसी 100 रुपीज से आपको केवल 5 चॉकलेट्स मिल रही हैं। आपके पैसे की वैल्यू कमजोर हुई। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन प्राइसेस गो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and your money buys less of what it bought last year or in contrast to some year। ये पॉइंट याद रखो कि लास्ट ईयर अगर आपको 10 चॉकलेट्स मिल रही थी, इस ईयर अगर आपको 5 चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो चॉकलेट का प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आपका जो पैसा 100 रुपीज था, उस 100 रुपीज के केस में सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि उसकी वैल्यू वीकन हो गई। क्योंकि वन चॉकलेट एट 10 रुपीज एंड नाउ वन चॉकलेट एट 20 रुपीज। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि इन्फ्लेशन में योर मनी बाइज यू लेस दिस ईयर इन कंट्रास्ट टू द लास्ट ईयर। अब आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि एक व्यक्ति है राजू, उसके पास एक मैंगो फार्म है। वो अपने मैंगोज उगाकर किसान जैम कंपनी को बेचता है। किसान जैम कंपनी एक जैम मैन्युफैक्चरर है, वो मैंगो जैम बनाती है। 2024 में राजू से जब उन्होंने मैंगोज खरीदे तो वो 1 केजी 10 रुपीज देती थी। लेकिन 2025 में अब राजू को 1 केजी मैंगोज के 20 रुपीज मिल रहे हैं। यानी कि आज की डेट में किसान जैम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो किसान जैम कंपनी को लास्ट ईयर के मुताबिक मैंगो, आज की डेट में 1 किलो मैंगो महंगा मिल रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर वो 10 रुपए का था तो इस बार 20 रुपए का है, यानी कि लास्ट ईयर के 10 रुपए की वैल्यू अब उतनी नहीं रही। आज की डेट में अगर 2025 में यही किसान जैम कंपनी 10 रुपए लेके राजू के पास जाएगी, तो उसको 1 केजी नहीं बल्कि हाफ केजी मैंगो मिलेगा। यानी कि किसान जैम कंपनी एक होलसेलर कंपनी है। इसने होलसेल लेवल पर जब राजू से उसके मैंगोज का दाम लिया, तो उसको वो मैंगोज महंगे मिले। इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि एक होलसेलर क्या प्राइस पे कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हम होलसेलर प्राइस इंडेक्स में होलसेलर के नजरिए से देखते हैं। हम यहाँ पर किसान जैम कंपनी के नजरिए से देख रहे हैं कि किसान जैम कंपनी को 2024 में 10 रुपए का 1 किलो आम मिला, लेकिन उसी कंपनी को 10 रुपए का 2025 में आधा किलो आम मिलेगा, क्योंकि दाम आम का जो है अब वो 20 रुपीज हो गया है। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट यूज किया बेस ईयर का। आपको समझना है कि बेस ईयर का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आप जब भी इन्फ्लेशन को मेजर करते हो, तो प्रेजेंट ईयर में उसको मेजर करते हैं एक कंपैरेटिव ईयर के साथ। अब वो कंपैरेटिव ईयर या तो लास्ट ईयर हो सकता है या कोई एक स्पेसिफिक ईयर एलोकेटेड हो सकता है। अगर वो लास्ट ईयर नहीं है और अगर एक वो स्पेसिफिक एलोकेटेड ईयर है विच बिकम्स योर यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन, तो वो स्पेसिफिक एलोकेटेड ईयर को बेस ईयर कहते हैं। ये चीज क्लियर रखिएगा। ये कैसे अप्लाई होता है देखिए। होलसेलर प्राइस इंडेक्स क्या हुआ? एवरेज चेंज इन द प्राइस 10 रुपीज से 20 रुपीज का मैंगो जो होलसेलर ने पे करना है, किसान जैम कंपनी ने पे करना है फॉर बाइंग कमोडिटीज इन बल्क।
यहाँ पर अगर आप थर्ड पॉइंट देखो तो उसमें मैंने क्या बोला, बेस ईयर आज की डेट में होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए 2011-12 है। यानी कि 2011-12 में उस समय क्या प्राइस थे, आज उसके बेसिस पे हम प्राइस को एग्जामिन करते हैं। तो बेस ईयर इज नॉट द लास्ट ईयर इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई, बेस ईयर इज 2011-12। पर ये मेजरमेंट कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये याद रखिएगा, एक प्रीलिम का फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करती है 2011-12 के बेस ईयर को रख के इस साल के प्राइसेस को जो होलसेलर्स पे कर रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा। तो डब्ल्यूपीआई के बारे में दो चीजें जरूर याद रखिएगा, कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स कवर होते हैं। जितने भी गुड्स जो होलसेलर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि होलसेल लेवल पर आप गुड्स खरीदते हो, होलसेल लेवल पर आप सर्विसेज नहीं खरीद सकते। तो होलसेलर हमेशा जो है गुड्स का व्यापार करता है, इसीलिए डब्ल्यूपीआई ओनली कवर्स गुड्स। और डब्ल्यूपीआई में जो ब्रॉडली मेजर ग्रुप्स होते हैं उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कहते हैं एक वर्ड हम, जिसमें ज्यादातर फूड मिनरल आइटम्स होते हैं, फ्यूल होता है, पावर होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं। तो ये जरा आपको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द गुड्स एंड सर्विसेज हर एक चीज का जो टोटल इन्फ्लेशन है उसको कैप्चर करते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के तहत। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक बहुत ब्रॉड फिगर है, इसमें सब कुछ आता है, नियरली टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसमें हम सब कुछ इनकॉर्पोरेट करते हैं एक्सेप्ट फॉर फूड एंड फ्यूल। तो कोर इज इक्वल टू इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। हम फूड एंड फ्यूल को कोर इन्फ्लेशन में क्यों नहीं डालते? क्योंकि फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। फूड इन्फ्लेशन वेदर के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि जिस प्रकार का एग्रो क्लाइमेटिक वेदर होगा उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीरियन कमोडिटीज की प्रोडक्शन होगी। सिमिलरली जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स फ्यूल फ्रॉम आउटसाइड एंड वी डोंट हैव सफिशिएंट फ्यूल विद अस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जो फ्यूल इन्फ्लेशन है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है। वो क्यों प्रॉब्लमेटिक होती है? क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन में इंटरनेशनल जो प्राइसेस होंगे उसके बेसिस पे फ्लक्चुएशन अक्सर देखी जाएगी। तो फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करके हम लोग जो इन्फ्लेशन कैप्चर करते हैं दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन, इंक्लूड्स एवरीथिंग। कोर इन्फ्लेशन एक्सेप्ट फॉर फूड एंड फ्यूल, रेस्ट एवरीथिंग। तो दैट हैज टू बी क्लियरली केप्ट इन माइंड। अब याद रखिएगा कि जब आरबीआई और गवर्नमेंट इंडिया में इन्फ्लेशन को देखते हैं तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन को नहीं। हेडलाइन यानी कि टोटल इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो उसको टोटल इन्फ्लेशन को देखने से क्या होता है, उनको ये पता चलता है कि लोगों की आम जिंदगी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो आरबीआई अगर कोई टूल यूज करेगी तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। गवर्नमेंट अगर कोई यार्डस्टिक यूज करेगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन होती है फूड फ्यूल ऑल आइटम्स वाली। कोर इन्फ्लेशन जैसा मैंने आपको बताया एक्सक्लूड्स द फ्यूल एंड द फूड इन्फ्लेशन। तो जो कोर इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि उसमें हम फूड और फ्यूल को हटा देते हैं और बाकी सारी चीजों को देखते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फूड एंड फ्यूल फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो बेसिकली अगर हटा दें तो बाकी आइटम्स में जो इन्फ्लेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न बताती है कि इन्फ्लेशन और प्राइस राइज कितना हो रहा है। तो ये चीज आपको क्लियरली याद रखनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। नरेंद्र नाम का व्यक्ति है, पतंजलि की दुकान में जाता है, दंत कांति खरीदता है। 2024 में दंत कांति टूथपेस्ट 50 रुपए का आता है। लेकिन यही नरेंद्र 2025 में जब दोबारा पतंजलि पे जाता है तो दंत कांति उसको अब 70 रुपीज का मिलता है। यानी कि वही चीज खरीदने के लिए जो पहले वो 50 रुपए दे रहा था आज उसको 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि नरेंद्र अगर एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, तो पिछले साल के मुताबिक नरेंद्र को 70 रुपीज यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो मेजर है इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट द कंज्यूमर पेज, व्हाट नरेंद्र पेज, ये चीज आप याद रखिएगा। सिमिलरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको हम 2012 लेके चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में गुड्स नहीं, उसमें सर्विसेज नहीं आती, क्योंकि सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि होलसेल लेवल पर आप सिर्फ गुड्स कंज्यूम करते हो। लेकिन एज अ कंज्यूमर मैं गुड्स भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज भी कंज्यूम कर रहा हूँ।
तो आज की डेट में जब कंज्यूमर की बात होती है तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज सीपीआई में दोनों आते हैं। और आज की डेट में इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आरबीआई प्रैक्टिस करती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आरबीआई को इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है। दैट टारगेट इज कि आपको इन्फ्लेशन अराउंड 4 to 6% रखनी है इकोनॉमी में। तो आरबीआई 4 to 6% इन्फ्लेशन रखने के लिए एक टारगेटेड अप्रोच के तहत ये इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन इसके ऊपर या नीचे ना जाए। इस रीजन से जब आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी होती है तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सहारा लेता है, ताकि वो ये चीज देखे कि कंज्यूमर्स को जो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्फ्लेशन है वो 4 to 6% से ऊपर ना जाए। और ये याद रखिएगा कि जैसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आज की डेट में बेसिकली कैप्चर करती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है अमित, वो बैंक जाता है, बैंक को जाके कहता है कि मुझे 100 रुपए का आपसे जो है लोन चाहिए, क्योंकि मैं एक ढोकले की दुकान खोलना चाहता हूँ। अब बैंक कहता है कि आप 100 रुपए क्यों, आप हमसे बल्कि 1000 रुपए लो। आप अगर 1000 रुपए लोगे तो आप ज्यादा ढोकले बना पाओगे। अमित कहता है कि ठीक है, मुझे 1000 रुपए दे दो। लेकिन बैंक उसको कहता है कि सुनो अमित, अगर आप 1000 रुपए लोगे तो हम 1000 रुपए आपको अपने दे रहे हैं। तो आपको जब आप 1000 रुपये रिटर्न करोगे तो रिटर्न के टाइम पे मुझे 1000 नहीं, 1100 रुपये देना, क्योंकि मेरे को 100 रुपये आपसे इंटरेस्ट कमाना है। क्योंकि आप जब ढोकला बेचोगे 1000 रुपये का, तो उस 1000 रुपये के ढोकले से आप तो 2000 रुपये बना लोगे। अगर आप ढोकले से 2000 रुपये बनाओगे तो भाई मैं भी तो कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बैंक कहता है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दीजिएगा। तो 100 रुपीज के कॉन्टेक्स्ट में वो होता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक ने बोला कि 10% इंटरेस्ट रेट मैं आपसे लूंगा। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बैंक आज की डेट में अमित को 1000 रुपीज दे रहा है, तो बैंक ये 1000 रुपीज कहाँ से लाएगा। देखिए, बैंक के पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक मोमेंट के लिए सोच के चलते हैं कि ये बैंक अगर 1000 रुपीज अमित को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, तो बैंक ये 1000 रुपीज लेट से आरबीआई से लाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज कॉल्ड एज द बॉस ऑफ बैंक्स। तो आरबीआई अगर एक बॉस ऑफ बैंक्स है तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा कि भाई मुझे आपसे पैसा बोरो करना है, 1000 रुपया। आरबीआई कहेगा कि ठीक है, अगर मैं पैसा आपको लोन पे दूंगा तो आप मुझे एक इंटरेस्ट दोगे। यानी कि बैंक जो मुझसे 1000 रुपये ले रहा है वो आरबीआई को इंटरेस्ट देगा। यानी कि रेट एट विच आरबीआई गिव्स अ लोन टू द बैंक, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अमित बैंक के पास गया तो बैंक ने एक रेट अमित को चार्ज किया। यही बैंक अगर मान लीजिए आरबीआई के पास जाके आरबीआई से पैसे लेगा, तो आरबीआई बैंक से एक रेट चार्ज करेगा, और वो रेट को हम कहते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में रेपो रेट। अब ये क्यों मैटर करता है, इसलिए क्योंकि अगर एक इकोनॉमी में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर बैंक आरबीआई के पास जाता है, बैंक आरबीआई को कहता है कि मुझे आपसे 1000 रुपये चाहिए, और आरबीआई कहता है कि मैं इंटरेस्ट रेट 20% लूंगा, तो बैंक कहेगा यार 20% ज्यादा है, तो मैं ये कैसे अफोर्ड करूंगा, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं 20% देने का, पर चलो अब क्योंकि लेना है तो मैं ले लेता हूँ। तो वो ले तो लेगा बैंक आरबीआई से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अब अमित को जब वो लोन देगा तो अमित को इंटरेस्ट रेट वो 25% पे देगा, 10% पे नहीं देगा। क्योंकि बैंक को 20% तो आरबीआई को देना है, और 5% उसने अपना प्रॉफिट भी कमाना है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो कॉमन लॉजिक कहता है कि बैंक्स उसको पास ऑन करते हैं कंज्यूमर्स को, और लोन महंगा हो जाता है। सिमिलरली जब आरबीआई रेपो रेट को घटा देता है और वो कहता है कि नहीं, मुझसे कम रेट पे पैसा ले लो, तो उस समय लोन्स मार्केट में चीपर हो जाते हैं। तो अमित यदि जाता है लोन लेने, तो अमित को आरबीआई की तरफ से, क्योंकि रेपो रेट घटा दिया गया है, तो बैंक आरबीआई के बीच में ये जो अरेंजमेंट हुआ ये अमित को बेनिफिट करता है। क्योंकि अमित अगर एक लो रेपो रेट के सिचुएशन में जाकर बैंक से पैसा मांगता है, तो अमित को बैंक बोलेगा कि आप 5% पे मेरे को जो है इंटरेस्ट रेट देके लोन ले लो मुझसे। तो रेपो रेट के केस में ये याद रखना है, इफ रेपो रेट इज हायर लोन्स आर कॉस्टली, इफ रेपो रेट इज लोअर लोन्स आर नॉट कॉस्टली, दे आर चीपर। एंड दोनों का इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। क्योंकि अगर लोन्स कॉस्टली होंगे तो बिजनेस करना इकोनॉमी में महंगा होगा, लोन्स अगर इकोनॉमी में सस्ते होंगे तो सस्ते लोन्स की वजह से एक चीज फायदेमंद होगी कि बिजनेस ज्यादा होगा। इसके साथ साथ अब आप एक एग्जांपल और लो।
एक विलेज है, उस विलेज में फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, 100 फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, और उनके पास विलेज में एक मार्केट है। उस विलेज मार्केट में 100 एप्पल्स आए। अब ये 100 वर्कर्स 100 एप्पल्स खरीदने गए। हर वर्कर ने एक एक एप्पल खरीद लिया, 10 रुपए में एक एप्पल बिका। ये हो गया परफेक्ट बैलेंस का सिचुएशन। अब एक मोमेंट के लिए सोचो कि ये विलेज में जहाँ 100 फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, इसी के बगल में एक और विलेज है जहाँ पर और 100 वर्कर्स रहते हैं, लेकिन दोनों विलेजेस के लिए विलेज मार्केट कॉमन है। अब होता क्या है कि दोनों फैक्ट्री वर्कर्स जो ये विलेजेस में रहते हैं, लेट्स अज्यूम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि इनको होली का बोनस मिलता है, तो इनके पास अब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। अब जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो ये सारे के सारे 200 लोग मार्केट में उतर आते हैं, और मार्केट में उतर के ये एप्पल खाने के लिए आते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में एप्पल तो 100 ही है, लेकिन अब लोग 200 हैं। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ज़्यादा लोग कम चीज़ों को मांग रहे हो, there is a demand of apples which is more, but the supply of the apple is still the same, तो यहां पर क्या होगा कि जो एप्पल का सेलर है, जो मार्केट में बैठा है, वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसको ये दिखेगा कि यार 200 लोग अगर 100 एप्पल लेने आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा मौका है पैसे बढ़ाने का। तो वो क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज कर देगा। पर ये जो प्राइस इंक्रीज होता है, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड एकदम ज्यादा हो गई पर सप्लाई एकदम सेम थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है, जैसे कि अभी होली बोनस उन वर्कर्स को मिला, तो होली बोनस की वजह से क्या हुआ कि उन सबके पास बाइंग पावर बढ़ गई। पर अगर उस सिचुएशन में जब लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाती है और यहाँ पर गुड्स का सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं होता, तो एक प्राइस राइज होता है। आपको ये चीज समझ आई? मार्केट में आप फिर से देखो, 200 लोग उतर आए, एप्पल 100 ही थे, तो एप्पल के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स जो थे वो 200 एप्पल अब प्रोवाइड कर नहीं पाए, तो जो एप्पल का सेलर मार्केट में बैठा था, अब उसको 100 एप्पल 200 लोगों को बेचने थे। 100 एप्पल अगर वो 200 लोगों को बेचेगा, तो वो कैसे बेचेगा? वो एप्पल का प्राइस बढ़ा देगा। तो यहाँ पर यही हुआ कि जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आया, गुड्स की सप्लाई सेम रही, प्राइस बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, डिमांड पुल। अब देखिए, एक बेकरी है आपकी, आप उस बेकरी में ब्रेड बनाते हो। ब्रेड आप बनाने के बाद 10 रुपए की बेचते हो। ब्रेड में आटा लगता है। अब आपका आटा जो है, लेट्स अज्यूम कि यूक्रेन से आ रहा है। अब हुआ क्या कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो गई, तो यूक्रेन ने जो है आटा भेजना अब आपको बंद कर दिया, और जो आटा आ रहा है वो अब बड़ी मुश्किलों से आ रहा है। तो अब आपको आटे का दाम जो है वो महंगा हो गया। अब आपका आटे का दाम जो है वो क्योंकि महंगा हो गया, तो आपने ब्रेड तो बनानी जारी रखी, क्योंकि ब्रेड तो लोग खाने के लिए आ ही रहे थे। लेकिन क्योंकि आटे का दाम महंगा हो गया जिससे कि ब्रेड बन रही थी, तो अब आपने ब्रेड का प्राइस इंक्रीज करके 20 रुपीज कर दिया। आपके हाथ में नहीं था ये। क्यों? क्योंकि आपके केस में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो व्हीट यूक्रेन से आ रहा था, अब वो बाय डिफॉल्ट महंगा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट का प्राइस है वो बढ़ गया। इसको कहते हैं सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब ब्रेड की डिमांड सेम है, पर सप्लाई अफेक्ट हो जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल जो सप्लाई में पड़ रहे हैं वो कॉस्टली हो जाए। तो यहाँ पर जो प्राइस राइज हुआ है, ध्यान दीजिए, ये प्राइस राइज लोगों के ब्रेड के डिमांड से नहीं हुआ। ये प्राइस राइज हुआ है बिकॉज इट हैज बिकम मोर कॉस्टली टू मेक द ब्रेड। इन कंट्रास्ट पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था? प्राइस राइज हुआ है क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि अब सडनली 200 लोग ज्यादा पैसा लेके आ गए। यहाँ पर 200 लोग ज्यादा पैसा लेके ब्रेड नहीं मांग रहे। यहाँ पर इनफैक्ट आपके लिए ब्रेड बनाना ही कॉस्टली हो गया, यानी कि आपके जो सप्लाई इनपुट्स थे वो ही महंगे हो गए। तो इसको कहते हैं सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर अब आपको एक फाइनल पॉइंट याद रखना है कि आरबीआई डिमांड को कंट्रोल कर सकती है इंटरेस्ट रेट्स के मैनिपुलेशन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या करती है, रेपो ऑप्शंस का प्रयोग करके लोन्स को डिसबर्स करती है बैंक्स को। तो आरबीआई उस इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके इकोनॉमी में डिमांड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आरबीआई के पास ये जो आटा महंगा हुआ, इसको टैकल करने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर कभी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी, तो आरबीआई उसको टैकल कर पाएगा। पर ये याद रखना कि अगर कभी इकोनॉमी में सप्लाई पुश इन्फ्लेशन होगी और सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से इन्फ्लेशन होगी, तो वहां आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोच के देखो इस प्रीवियस एग्जांपल में कि जहां पर मैंने आपको बताया कि एक बेकरी के पास ब्रेड का इशू था, क्योंकि उसके पास जो वीट आ रहा था वो महंगा हो गया। तो ये जो वीट था, अब इसमें आरबीआई क्या कर सकती है कि अगर यूक्रेन से वीट महंगा आ रहा है, तो यहाँ पर आरबीआई मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकती है
कि आप वीट के इंपोर्ट्स किसी दूसरी कंट्री से शुरू कर दो। वो ये कह सकती है कि भाई इंडिया में जहां जहां वीट उग रहा है उसको जो है फैसिलिटेट करके जल्दी से हमारी बेकरीज को पहुंचाओ। तो आरबीआई सप्लाई के केस में गवर्नमेंट का सहारा लेती है, डिमांड के केस में खुद मैनेज करती है। ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिक्वायर्स आरबीआई इंटरवेंशन, सप्लाई पुश इन्फ्लेशन रिक्वायर्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आई होप कंसेप्चुअली ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी रीजन से मिल्टन फ्रीडमैन जो है, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। उसने कहा कि इन्फ्लेशन इज द वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन दैट कैन बी इम्पोज्ड विदाउट लेजिस्लेशन। देखो कितनी पावरफुल बात है कि विदाउट किसी लेजिस्लेशन के तहत आप जो है लोगों का इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस बढ़ रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है अननेसेसरीली एक तरीके से हायर प्राइसेस पे पैसा ले रही है लोगों से। सिमिलरली डब्ल्यूपीआई कैप्चर्स प्राइस मूवमेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, मेकिंग इट अ बैरोमीटर ऑफ प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन। रघुराम राजन, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है कि जो होलसेलर किसान जैम कंपनी प्राइस राजू को पे कर रही है मैंगो के, तो दैट इज एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल। तो प्रोड्यूसर लेवल पर क्या इन्फ्लेशन होगी, किसान जैम कंपनी पे क्या इन्फ्लेशन होगी, ये कह रहा है रघुराम राजन। CPI reflects the real cost of living. It's the most meaningful inflation measure for common citizens. अमर्त्य सेन, कितनी पावरफुल बात है, क्योंकि CPI इज द इन्फ्लेशन दैट अ कंज्यूमर सफर्स फ्रॉम। तो ये रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग बताती है और मोस्ट मीनिंगफुल मेजर है कि सिटीजन्स के ऊपर क्या आंच आ रही है। तो अब आप कनेक्ट करके चीजों को समझ पा रहे हो। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक और भी कहा कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ डिमांड साइज फिनोमिना व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। इसी रीजन से आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जब डिमांड साइड इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करके उसको कंट्रोल कर सकती है। सप्लाई साइड में इट्स ऑलवेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पॉल सैमुअलसन ने क्या बोला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ, राइजिंग प्राइसेस फ्रॉम द सप्लाई शॉक्स नॉट फ्रॉम बूमिंग डिमांड। बेकरी का एग्जांपल याद करो, बेकरी में कोई बूमिंग डिमांड यानी कि राइज ऑफ ब्रेड की डिमांड नहीं थी, पर यहां पर सप्लाई शॉक हुआ कि यूक्रेन में जहां से वीट आपकी बेकरी में आ रहा था अभी वहां पर बेसिकली प्राइस राइज कर गए क्योंकि एक लड़ाई शुरू हो गई। तो ये जो इन्फ्लेशन एक सप्लाई शॉक की वजह से हुई, ये कोई डिमांड की वजह से नहीं हुई, तो ये कोई ग्रोथ को सिग्निफाई नहीं करता। दैट इज व्हाई ही सेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ, क्योंकि ये इकोनॉमी के ग्रोथ को नहीं बता रही, ये बता रही है कि सप्लाई साइड पे एक प्रॉब्लम है। हर एक कोटेशन को एक एग्जांपल से याद रखिएगा, दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। तो आपके लिए कुछ निमोनिक्स हैं। डब्ल्यूपीआई, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, आपको याद रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज होलसेल प्रोड्यूसर इनिशियल, दैट इज होलसेलर्स पुश इनिशियल प्राइस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई को आपने याद रखना है कि सर इट इज बेसिकली कंज्यूमर पॉकेट इम्पैक्ट, कि जो कंज्यूमर के पॉकेट पे इम्पैक्ट हुआ उसको सीपीआई कहते हैं। डिमांड पुश को जो डीपी है उसको हम कहते हैं डिमांड प्रेशर, की भाई डिमांड बढ़ गया। और कॉस्ट, अगर कॉस्टली प्रोडक्शन हो रही है, आटा महंगा यूक्रेन से आ रहा है, तो कॉस्ट प्रेशर की वजह से इट इज कॉल्ड सीपी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दीज आर जस्ट सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दैट। देखो ये 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया। अब आज के डिस्कशन के बाद ये पप्पू क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी होगा। विद रेफरेंस टू दी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर वन, डब्ल्यूपीआई मेजर्स द चेंजेस in the prices of a basket of goods and services at the retail level। डब्ल्यूपीआई रिटेल है या होलसेल है? होलसेल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सीपीआई कैप्चर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स ओनली एट द होलसेल लेवल। इनफैक्ट ये होलसेल नहीं, ये कंज्यूमर लेवल है, रिटेल लेवल है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आरबीआई यूजेस सीपीआई एज द की मेजर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आपको मैंने बताया था कि आरबीआई कंज्यूमर प्राइसेस को चेक करके देखती है कि इन्फ्लेशन का बैरोमीटर सोसाइटी में क्या है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बी, आंसर इज थ्री ओनली। सच एन इजी क्वेश्चन, प्योर कॉन्सेप्ट। इसी रीजन से मैं आपको बोलता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, ये टाइप के सारे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो इकोनॉमी के, कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस का है, कमेंट में लिखना उसका आंसर। एज ऑल ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और अच्छे से इस क्वेश्चन को भी लिखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अपने फोन या डिवाइस पे इसका। हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट कॉमन पीपल? एक्सप्लेन विद 2-3 डेली लाइफ एग्जांपल्स।
Define headline and core inflation in simple terms. Why is controlling inflation important for a country's economy? Give two reasons and explain briefly. वर्ड लिमिट नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना, और प्लीज अपने वर्ड्स में लिखना जैसे आप आंसर्स अभी तक लिखते आए हो, और जहां तक पॉसिबल हो पाए एज अ रिमाइंडर निमोनिक्स कोड्स इन सब का ब्लेंड रखना, फैक्ट्स और साथ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का ब्लेंड रखना, एग्जाम्पल्स जरूर देना जो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ डेली लाइफ वाले अपने लेवल के, क्योंकि जब आप ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स खुद सोचोगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए राजू का, बेकरी का, एटसेट्रा, इस टाइप के एग्जाम्पल्स जब आप खुद सोचोगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी डीपन हो जाएगी कि फिर आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा. राइट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू प्रैक्टिस इट, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट इट वेरी वेल नाउ. कल मिलेंगे एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. इकोनॉमी की सीरीज में 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, 3 more concepts to go. Trust me, you will love economics after the series of these 6 videos. इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप चाहते हो इस प्रकार की हम सीरीज चालू करें, डू लेट मी नो योर सजेशंस इन द